अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वाइटामिन की। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन की। तो विटामिन होते क्या हैं भाई? ये भी हमारी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें बहुत सारे टाइप्स के डिजीजेस भी हो सकते हैं, जो हम अगले पेज पे देखेंगे। ठीक है। तो विटामिन्स क्या है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें बहुत सारे स्पेसिफिक डिजीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है। भले ही हमारी बॉडी को ये थोड़ी अमाउंट में चाहिए, लेकिन इनकी कमी डिजीज कोज कर सकती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए अपनी डाइट में, ताकि ये हमारे कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके और हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके, उसकी प्रॉपर ग्रोथ और उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो विटामिन्स होते हैं भाई टू टाइप्स के। एक तो होता है फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आप बात करोगे फैट सोल्यूबल की, तो ये हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो सकते हैं और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो सकते हैं। एडिपोज टिश्यू का काम ही क्या है? फैट्स को स्टोर करना। और लिवर के अंदर भी थोड़ी बहुत अमाउंट में फैट क्या होता है, इमल्सीफाई होता है, टूटता भी है और स्टोर भी होता है। ठीक है। दूसरी है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो है, इसके अंदर हम अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। और सिर्फ विटामिन बी 12 ही ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। बाकी जितने भी वाटर सोल्यूबल बी के जो मतलब बी हैं, उनके टाइप्स हैं, और सी जो है, वो सभी के सभी बॉडी से क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन विटामिन बी 12 के पास कैपेबिलिटी है कि वो हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है। अब सबसे पहले जो विटामिन है वो है विटामिन ए। ये हमें मिलता है फिश ऑयल से, कैरेट से, बटर से और मिल्क से। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें हो सकता है जीरोफ्थिल्मीया, यानी हमारा जो आंख का कॉर्निया है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ट्रांसपेरेंट, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये है जीरोफ्थिल्मीया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन बी। इसके हैं भाई टोटल 4 पार्ट्स। इसको आप याद कर सकते हो टीआरपी से। ठीक है। टीआरपी। विटामिन जो बी 1 है वो उसे हम कहते हैं थायमीन। विटामिन बी 2 है उसे हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 6 है उसे हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन बी 12 है। तो विटामिन बी 12 की अगर आपको कमी हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है बेरी, यानी आपको भूख ना लगना, और आपकी ग्रोथ कैसी हो सकती है, कम हो सकती है। विटामिन बी 2 की कमी की वजह से हो सकता है किलोसिस। इसमें क्या होता है भाई, जो हमारी आंखें हैं और जो हमारा माउथ है, उसके साइड में आपको वाइटिश स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। वाइटनेस आपको देखने को मिलेगी, उसे ही क्या बोलते हैं, फिशरिंग। इसके बाद आप बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर विटामिन बी 6 की कमी हो जाए, आपको हो सकता है कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है भाई, मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है, और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होता। विटामिन बी 12 की वजह से क्या हो सकता है, परनीशियस अनीमिया, यानी कि हमारी जो आरबीसी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, इस तरीके से बाइकनकेव की शेप होती है, इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही यही है, ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेके आना। उसके बाद विटामिन सी की कमी की वजह से क्या हो सकता है, स्कर्वी, यानी ब्लीडिंग गम्स। फिर विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है आपको रिकेट्स, यानी बोन की डिफॉर्मिटीज हो सकती है चिल्ड्रंस के अंदर। ऑस्टियोमलेशिया, इसके अंदर आपकी बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगी, सॉफ्ट हो सकती हैं। विटामिन ई की अगर आपको कमी हो जाए, इसके केस में क्या हो सकती है, आपको फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, यानी वो जल्दी ब्रेक डाउन होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और मसल्स भी कैसी हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। विटामिन के की अगर आपको कमी हो जाए तो इस केस में क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर छोटे सा भी कट लग जाए तो आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, यानी खून की जो वेस्टेज है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ब्लड की वेस्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं विटामिन से। तो ये क्वेश्चंस है, बहुत मिनिमम है इसके क्वेश्चंस।
सबसे पहले है जो विटामिन सी है, इसे हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? क्योंकि ये कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल होता है तो अपने जो यूरिन होता है, जब यूरिन की फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू ये क्या निकल सकता है? बॉडी के बाहर निकल सकता है। विटामिन के हमने टू टाइप्स पढ़े। एक तो फैट सोल्यूबल, जिसके अंदर थे ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्यूबल कौन से थे? वाटर सोल्यूबल कौन से थे? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने बता दिया, जो फैट सोल्यूबल है ये होते हैं इनसोल्यूबल, और विटामिन बी और सी कैसे होते हैं? वाटर सोल्यूबल। लेकिन इसमें से सिर्फ B12 ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेटिव प्रोटीन और डीनेचुरेटेड प्रोटीन का हमने एक डिफरेंस कर लिया था। डाइसेक्राइड हमें बताना है इनमें से। देखिए, ग्लूकोज जो है एक मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, जो टूटने पे हमें देता है बीटा डी ग्लूकोज और प्लस में बीटा डी गैलेक्टोज। अमाइलोज जो है वो कैसा है? स्टार्च की एक कंपोनेंट है। ठीक है। और ये भी कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड। फ्रक्टोज जो है वो कैसा होता है? मोनोसेकेराइड। तो सिर्फ फ्रक्टोज और ग्लूकोज कैसे हैं? मोनोसेकेराइड। लैक्टोज कैसा है? डाइसेकेराइड। अमाइलोज कैसा है? पॉलीसेकेराइड। इसके बाद कोएगुलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है भाई? विटामिन के। विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोएगुलेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? जब आप माल्टोज को तोड़ोगे आपको क्या मिलेगा? माल्टोज को तोड़ोगे तो दो फॉर्म्स मिलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज की। ठीक है। बॉन्डिंग कौन सी होती है जो अल्फा हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परनीशियस अनीमिया किसकी वजह से होगा? विटामिन B12 की वजह से। अगर B12 की कमी हो जाए तो परनीशियस अनीमिया हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे किसके? विटामिन के। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, विटामिन B6 का अदर नेम क्या है? मैंने TRP से करवाया था। विटामिन B1, B2, B6 और B12। तो यहाँ पे आएगा B1 के लिए T, R और P। ठीक है। यहाँ पे विटामिन B6 जो है इसे हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। T को हम बोलते हैं थायमीन। ठीक है। और जो R है इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक है। ब्लड क्लोटिंग का टाइम किसकी वजह से बढ़ जाएगा? किसकी कमी की वजह से? विटामिन के की वजह से। जीरोथैलेमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। ठीक है। और हम इसके दो सोर्स भी बताने हैं। आंखों के लिए क्या क्या अच्छा है? एक तो मिल्क, एक कैरेट। ठीक है। फिर उसके बाद वाई विटामिन सी क्यों नहीं स्टोर हो सकता है? हमने रीजन डिस्कस कर लिया। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है? स्कर्वी। क्या हो सकता है? स्कर्वी, यानी ब्लीडिंग गम्स। क्या हो सकता है? ब्लीडिंग गम्स की हमें प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, न्यूक्लिक एसिड्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। न्यूक्लिक एसिड्स की आप करेंगे। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड्स है इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा क्या आता है? आरएनए। हमें मेनली डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस करने हैं। ठीक है। और इनकी बेसिक स्ट्रक्चर करनी है कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, ये हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक जो डेटा पहुंचाना है, डीएनए जो पहुंचाना है, जेनेटिक मटेरियल जो पहुंचाना है, उसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोसोम्स। ठीक है। ये किसकी हेल्प से मिलकर बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं टू टाइप्स के, एक तो डीएनए और दूसरा क्या होता है? आरएनए। ठीक है। डीएनए और आरएनए, और ये दोनों ही जो है वो बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन होती है, यानी बहुत सारे होंगे तो मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके क्या होंगे? फॉर्म होंगे। हम इनकी बेसिक कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, देखिए ये बीटा डी राइबोस है। ये क्या है? बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। ठीक है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? देखिए यहाँ पे सेकंड पोजीशन है। यहाँ सिर्फ सेकंड पोजीशन की वजह से यहाँ पे क्या है? डिफरेंस है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है, जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल होता है। डीएनए इज मोर स्टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। जो डीएनए होता है इसके अंदर चार न्यूक्लियर बेसिस होते हैं। कौन कौन से हैं वो न्यूक्लिक बेसिस? एक तो एडेनिन,
दूसरा है थाइमिन, तीसरा क्या है, ग्वानिन, और चौथा क्या है, साइटोसिन। ये चार बेसिस हैं इसके अंदर, डीएनए के अंदर। लेकिन जब आप आरएनए की बात करते हो, यहाँ पे जो ये थाइमिन है ये रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल से। ठीक है, सिर्फ बाकी सब क्या है, सेम। अब यहाँ पे जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एडेनिन जो है वो यूरोसिल के साथ जुड़ेगा दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। विद और ये जो ग्वानोसिन है ये जुड़ेगा साइटोसिन के थ्रू तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, दोनों के केस में। ठीक है, आरएनए के केस में भी और डीएनए के केस में भी। सिर्फ आरएनए ऐसा है जिसमें यूरेसिल रिप्लेस मतलब हो जाता है थाइमिन की जगह पे। फिर उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर की, देखिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अगर आप एक बेस लेते हैं, ठीक है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, उसको आप जोड़ देते हो किसके साथ, एक शुगर के साथ। यानी शुगर और साथ में एक बेस अगर आ जाए उसे क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियोसाइड। वो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। यानी जब शुगर और एक बेस दोनों जुड़ जाएं उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और कहाँ पे जुड़ेगा ये बेस, फर्स्ट कार्बन पे। लेकिन जब आप पांचवें कार्बन पे एक फोस्फेट ग्रुप भी अटैच कर देते हो, क्या जोड़ देते हो, एक फोस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देते हो फॉस्फोरिक एसिड का, उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। देखिए, शुगर, शुगर प्लस बेस इज न्यूक्लियोसाइड। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होगा, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और दो अगर न्यूक्लियोटाइड को आपको जोड़ना हो तो यहाँ पे क्या होगा, फोस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये आपको याद रखना है। शुगर्स में तो क्या था भाई, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अमीनो एसिड्स में क्या था भाई, पेप्टाइड लिंकेज। और जब आप न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोस्फोडाई ईस्टर लिंकेज। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, स्ट्रेट चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की तो उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये जो फॉर्म होती है ये होती है डीएनए की। और बीच में क्या होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनोसिन। इस तरीके से सभी के सभी बीच में इंसर्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आरएनए के टाइप कितने हैं भाई, तीन। मैसेंजर आरएनए, इसे बोलते हैं एमआरएनए। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या थे, एग्जाम्पल थे। हॉर्मोन्स की आप बात करोगे, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए यूज होता है। ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए होता है। थायरोक्सिन थायरोसिन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये एक आयोडीन का डेरिवेटिव है। अगर लो थायरोक्सिन हो बॉडी के अंदर तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो वाटर और सॉल्ट्स के क्या करते हैं, एक्सक्रीशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। थोड़े से ही रह गए हैं क्वेश्चंस इसके। हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की। तो न्यूक्लिक एसिड्स में जो यूरेसिल है, क्या वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, नहीं। यूरेसिल जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, जो डीएनए है क्या वो सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, यस। डीएनए क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 71। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, ये बात तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, असर्शन हमारी गलत है और रीजन हमारा सही है। यूरेसिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आरएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर क्या होता है, थाइमीन। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72। जो बैकबोन है डीएनए और इसकी आरएनए की, वो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप बनाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट,
जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है उनमें सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो किसका है? फॉस्फेट ग्रुप का। देखिए, जब इसके अंदर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर और आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, जब उनके बीच के अंदर ये प्रेजेंट हो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, तो ये क्या करते हैं? बैकबोन की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनके अंदर नीचे क्या दिया है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, इसीलिए जो रीजन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? कौन सा ऐसा बेस है जो सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर नहीं? थाइमिन। क्योंकि आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। न्यूक्लिक एसिड्स किसके पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सी लिंकेज होती है? फोस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। उसके बाद क्या बोलता है भाई? 75 क्वेश्चन। जो न्यूक्लियोसाइड है इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर होगा शुगर प्लस बेस, ये होता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब न्यूक्लियोसाइड बेस भी हो, पेंटोज शुगर भी हो, फॉस्फोरिक एसिड भी हो, ये क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? एक तो नाइट्रोजनस बेस और दूसरा पेंटोज शुगर, ये किसका एग्जाम्पल होगा? न्यूक्लियोसाइड का। 76 में क्या बोलता है भाई? फर्स्ट पोजीशन जो है शुगर पे, वहां पे क्या? नेम द यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर। जब आप एक बेस को शुगर के साथ अटैच करते हो तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे डीएनए की, डीएनए को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे? आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स को भी जब आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? शुगर्स, प्लस में मिलेगा बेसिस, प्लस में मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोसाइड में होता है शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। लिंकेज कौन सी होती है न्यूक्लिक एसिड्स के बीच में? कौन सी होती है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोडाइस्टर के लिंकेज के थ्रू, तब जाके आपको क्या मिलता है? न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई? जब आप ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हो नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनता है यहाँ पे? सैकरिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बीच में हमने डिफरेंस की बात की थी। स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है भाई? जो सेकंड कार्बन है वहां पे H प्रेजेंट होता है, किसमें? डीएनए में। लेकिन जो सेकंड कार्बन है उसमें क्या होता है? OH प्रेजेंट होता है, किस केस में? आरएनए में। ठीक है, इस तरीके से आप भी क्या करोगे? अगले क्वेश्चंस भी क्या कर लोगे? खुद ब खुद कर लोगे। इसी के साथ ही चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट।